नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है धरती धन न अपना उपन्यास का भाग नंबर 11। काली स्कूल के पीछे छोटे से मैदान में खड़ा चौधरी की हवेली की ओर देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि स्कूल का मैदान, जिसमें बच्चे आधी छुट्टी के समय खेलते हैं, पहले से काफ़ी छोटा हो गया है और हवेली की दीवार स्कूल के बहुत नज़दीक पहुंच गई है। धीरे धीरे कदम उठाता हुआ काली हवेली के फाटक के सामने आ गया। फाटक पर लगी हुई जिस्ती चादरों का रंग काला पड़ गया था। यह फाटक चौधरी हरनाम सिंह के ताऊ बसाव सिंह ने उन दिनों बनवाया था जब उसे जेलदारी मिली थी। हवेली के अंदर दीवान खाना भी जेलदारी के दिनों में ही बनाया गया था। काली ने फाटक को धीरे से खोल अंदर झांका और फिर आगे बढ़कर बंद कर दिया। फाटक के खुलने और बंद होने पर चरा चरा की आवाज़ आने लगी तो एक कुत्ता ज़ोर से भौंका। साथ ही दालान से टैगर 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 की आवाज़ आई। लेकिन कुत्ता भौंकता हुआ काली की ओर दौड़ आया। काली पत्थर का एक टुकड़ा उठा उसे डराने लगा। दालान से दासू दौड़ा। उसने कुत्ते को पट्टे से पकड़ काली को दीवान खाने की ओर जाने का संकेत किया। काली दीवान खाने की ओर जाता हुआ हवेली में चारों ओर देखने लगा। बाईं ओर दालान में 3 भैंसें और एक घोड़ी बंधी थी। उसके साथ ही एक और दालान में बैलों के लिए लंबी पक्की खोर बनी हुई थी। उसी दालान में दूसरी ओर दोपहियों वाली बैलगाड़ी खड़ी थी और बाहर गड्ढा खड़ा था। दोनों दालानों के सिरों पर एक एक कोठरी थी। दूसरी कोठरी से दीवान खाने तक छोटी सी दीवार थी, जिसके पीछे चौधरी का 2 मंजिला रिहायशी मकान था। दीवान खाने का पिछला हिस्सा भी रिहायशी मकान से मिला हुआ था। काली 3 सीढ़ियाँ चढ़कर दीवान खाने के चबूतरे पर आ गया। फिर बरामदे में रुक बारी बारी तीनों दरवाज़ों की ओर देखने लगा, जिन पर बारीक सरकंडों की चिक्कें लटक रही थी। वह इस असमंजस में था कि कौन सी चिक उठाकर अंदर जाए कि एक चिक के पीछे से चौधरी हरनाम सिंह का भतीजा हरदेव बाहर निकला। काली ने उसे एकदम पहचान लिया और बंदगी करता हुआ मुस्कुराकर बोला, चौधरी हरदेव, पहचाना नहीं? हरदेव कुछ क्षणों के लिए चकित सा उसे पहचानने की कोशिश करता रहा। फिर उसके दिमाग में 6 साल पहले का कमज़ोर लेकिन मजबूत हड्डी का लड़का उभर आया। वह काली की ओर हैरत और प्रसन्नता से देखता हुआ प्रसन्नचित्त हो बोला, सुना काली, कब वापस आया तू? फिर उसके तगड़े शरीर को देख अपनी बाजुओं की मछलियों और पट्ठों को दोनों हाथों से दबाता हुआ कहने लगा, तूने जिस्म अच्छा कमाया है। काली उत्तर में मुस्कुरा दिया। हरदेव अपने सारे शरीर को झटकता हुआ बोला, सवेरे आकर मेरी मालिश कर दिया करो। इस गांव में एक भी ऐसा चमार या कमीन नहीं है जो अच्छी तरह मालिश भी कर सके। मंगू से कभी कभी मालिश कराता हूँ, लेकिन उसके हाथों में जान ही नहीं है। काली उत्तर में मुस्कुराता हुआ बोला, बड़े चौधरी साहब कहाँ हैं? हरदेव ने एक चिक की ओर इशारा किया और उसे आने की ताकीद करता हुआ बाहर निकल गया। काली चिक उठाकर अंदर चला गया और दरवाजे के पास ही रुक गया। चौधरी हरनाम सिंह सूती चारपाई पर लेटा हुआ था। मंगू दरवाजे से जरा हटकर छत से लटक रहे झालरदार पंखे को धीरे धीरे खींच रहा था। काली की आहट पा चौधरी ने आंखें खोल दी। उसे बैठने के लिए इशारा किया और करवट बदल ली। वहाँ बैठने के लिए कुछ नहीं था। काली ने ज़मीन पर बैठने की बजाय खड़े रहना ही मुनासिब समझा। वह मंगू की ओर देखने लगा, जो नंगी ज़मीन पर पांव पसारे बैठा पंखे की रस्सी खींच रहा था। जब चौधरी ने 2-4 बार करवट बदली तो मंगू पंखा छोड़कर रिहायशी मकान की ओर खुलने वाले दरवाजे में खड़ा हो आवाज़ें देने लगा, ओ नत्थू, चौधरी जी के लिए बादामों की ठंडाई ले आओ। वह इधर उधर घूमता हुआ यूं आवाज़ें दे रहा था जैसे इस घर के इंतजाम में उसे खास दखल हासिल हो। जब उसे कुछ न सूझता तो दीवान खाने के चबूतरे पर खड़ा हो कुत्तों के नाम पुकारने लगता।
थोड़ी देर बाद चौधरी हरनाम सिंह उठ बैठा, फिर सिर पर साफा रखा और पाँव लटकाकर बैठ गया। काली को खड़ा देख उसकी भौहें तन गई। कोई और चमार होता तो उसे वह तुरंत ही 2-4 गालियाँ सुना देता, लेकिन काली का डील डोल और वेशभूषा देख वह चुप रहा। बादामों की ठंडाई पीकर वह काली से खुश्क लहजे में बोला, तुम पर क्या कोई नई जवानी आई है जो राह जाते लोगों से लड़ाई मोल लेता है? याद रख कि ऐसी आंधी जवानी जल्दी ही किसी खूह खंदक में जा गिरती है। काली चौधरी की बात को पूरी तरह समझ न सका और धीमे स्वर में बोला, चौधरी जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। मैंने तो किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। आज तूने मंगू को मारा, अगर उसकी कोई हड्डी पसली टूट जाती तो कौन जिम्मेदार होता? चौधरी जी, पहल मैंने नहीं की थी। मैं छप्पड़ में मिट्टी खोद रहा था तो उसने पहले मुझे गालियाँ दी, फिर घोड़ों पर लदे हुए मिट्टी के बोरे नीचे गिरा दिए। बाद में जब उसने मुझ पर हाथ उठाया तो मुझे भी जवाब देना पड़ा। तूने ज़रूर कुछ कहा होगा जो उसने हाथ उठाया। तेरा झगड़ा मंगू से था, लेकिन तूने कुदाल घोड़ी को मारी। अगर उसकी टांग पर लग जाती तो मेरा 1000 रुपये का जानवर नकारा हो जाता। वह ऐसी भागी कि उसे 2 आदमी नंगल से पकड़ कर लाए हैं। मैंने तो घोड़ी देखी तक नहीं, कुदाल कैसे मारता? चौधरी जी, यह बिल्कुल झूठ है। आप मंगू को मेरे सामने बुलाकर पूछ लें। काली उत्तेजना से चौधरी की चारपाई की ओर एकदम बढ़ आया। चौधरी सिरहाने से टेक लगाता हुआ बोला, गांव में रहना है तो भलमानसी से रहो। तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करना चाहते हो। चौधरी जी, मैं किसी की थाली में नहीं खाता, इसलिए छेद करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, काली ने बहुत गंभीर स्वर में कहा। काली के इस उत्तर से चौधरी चकरा गया। आज तक किसी कमीन या चमार ने उसके सामने इस तरह की बात नहीं की थी। उसे क्रोध तो बहुत आया, पर अपने आप पर काबू पाता हुआ बोला, देखो, आपस में प्रेम प्यार से रहो। तुम्हारी कौन सी जायदाद सांझी है जो लड़ते हो? काली कुछ देर के लिए खामोश खड़ा रहा और फिर नम्रता से कहा, चौधरी जी, आप कहें तो छप्पड़ से मिट्टी खोद लूँ? छप्पड़ सबका साझा है, क्या कमीन क्या चमार, क्या जाट क्या महाजन, जितनी जी चाहे मिट्टी खोद लो, लेकिन इतना ख्याल रखना कि कहीं बहुत गहरा गड्ढा न बन जाए। पारसार ऊंचे मोहल्ले के पूरण सिंह ने वहाँ कुआं सा खोद दिया था। बरसात में छज्जू शाह की भैंस उसमें ऐसी फंसी कि उसे बलियां देकर निकालना पड़ा। चौधरी ने काली की ओर देखते हुए कहा। कुछ क्षणों बाद काली हाथ मलता हुआ बोला, अब जाऊं चौधरी जी? चौधरी ने सिर हिलाकर जाने की अनुमति देते हुए कहा, मेरी बात याद रखना, दंगा फसाद करोगे तो नुकसान उठाओगे। काली ने कोई उत्तर नहीं दिया और बंदगी करके कमरे से बाहर निकल आया। मंगू दीवान खाने के चबूतरे की सीढ़ियों पर बैठा था। काली को देख वह नज़रें बचाकर बरामदे की ओर चला गया। चौधरी ने मंगू को आवाज़ दी तो वह जल्दी से कमरे में घुस गया। फिर चौधरी की कड़कदार आवाज़ गूंजी, कुत्ते की औलाद, तूने घोड़ी को खुला क्यों छोड़ दिया था? कोई ले जाता तो क्या तेरा बाप इतने रुपए भरता? कुत्ता चमार हर बात निराली करता है। चौधरी को गरजते सुन काली एक क्षण के लिए रुक गया। उसे चमार शब्द से बहुत चिढ़ थी। उसने फाटक की ओर बढ़ते हुए निर्णय किया कि वह चौधरी हरदेव सिंह की मालिश करने कभी नहीं आएगा। काली हवेली से सीधा छप्पड़ की ओर चला गया। वहाँ जीतू मिट्टी खोद रहा था। उसे देखते ही जीतू ने कुदाल छोड़ दी और काली की ओर बढ़ते हुए बेचैनी से पूछा, क्यों बुलाया था चौधरी ने? वही मंगू वाली बात थी, काली ने बेनियाजी से उत्तर दिया। क्या कहा उसने? कोई खास बात नहीं हुई, उल्टा मंगू को झाड़ पड़ गई। काली बहुत उदास स्वर में फिर बोला, मंगू के साथ बात करते वक्त चौधरी उसे कुत्ता चमार ज़रूर कहता है। और क्या उसे राजा साहब कहकर पुकारता? चमार वह जन्म से है और कुत्ता अपने कर्म से बन गया है, जीतू ने हंसते हुए कहा। जीतू हवेली में हुई बातचीत का विस्तार पूछकर काली से बोला, अच्छा बाबूजी, ये बता, तूने मंगू को कहाँ पटका था? क्यों?
मैं उस जगह पेशाब करूँगा। ऐसी बात मत कहो, आखिर वह भी हमारी तरह कुत्ता चमार है, काली ने कृत्रिम गंभीरता से कहा। काली ने अपनी कमीज और चप्पल उतार एक ओर रख दी और कुदाल उठा मिट्टी खोदने लगा। जीतू एक ओर खड़ा हो उससे बोला, मोहल्ले में निक्कू और प्रीतो ने मशहूर कर दिया है कि तूने मंगू की बाँह तोड़ दी है और अब तुझे पकड़ने के लिए पुलिस गांव में आ रही है। जब मैं इधर आ रहा था तो जस्सो बेरी के नीचे खड़ी तेरा स्यापा कर रही थी। प्रीतो भी साथ में अपनी आवाज़ मिला रही थी। काली ने कुदाल रोक दी और चिंतित स्वर में पूछा, और चाची? चाची लड़ कम और रो ज़्यादा रही थी। उसे प्रीतो ने विश्वास दिला दिया था कि तुम्हें थाना पकड़ने आ रहा है। काली कुछ क्षण सोच में डूबा रहा, फिर जीतू से बोला, तू घर जाकर चाची को समझा दे कि मुझे थाना पकड़ने नहीं आ रहा है। जस्सू से कह देना कि मंगू की बाँह नहीं टूटी है। यकीन नहीं तो जाकर देख ले, वह चौधरी के कुत्ते की दोनों हाथों से मालिश कर रहा है। जब काली और दिनू छप्पड़ से निकले तो सूर्य अस्त हो रहा था। वह घर पहुँचे तो मिट्टी के ढेर के पीछे दीपक का मंद सा प्रकाश फैला हुआ था और मिट्टी के ढेर का साया छोटी सी पहाड़ी बन गया था। काली ने गधों की पीठ से मिट्टी के बोरे नीचे फेंके तो दीपक की बत्ती एकदम बहुत ऊंची हो गई। काली ने देखा कि दो आंखें उस पर जमी हुई थी। वे आंखें उसने पहले भी देखी थी, लेकिन इस समय वे उसे बहुत ही अजीब, बड़ी बड़ी और धुली हुई सी प्रतीत हुई। चाची ने काली के सिर पर वारना किया और माथा चूम रुंधी हुई आवाज़ में बोली, काका, मेरे तो प्राण निकल गए थे। प्रीतो ने सारे मोहल्ले में यह बात घुमा दी कि तूने मंगू की बाँह तोड़ दी है और थाना तुम्हें पकड़ने आ रहा है। न मंगू की बाँह टूटी है और न ही थाना मुझे पकड़ने आ रहा है, काली ने विश्वास भरे स्वर में कहा। ज्ञानो ने बहुत जोर से सांस छोड़ी, जैसे बहुत देर से वह उसकी छाती में अटकी हुई थी, और वह फिर तेजी से गली में दौड़ गई। काली चाची की सब बातों को अनसुना करता हुआ मिट्टी के बिखरे हुए ढेले समेटने लगा। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि उसे मंगू के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था। धरती धन न अपना उपन्यास का भाग नंबर 12। मकान बनाने के लिए आवश्यक सामान जुटाने के बाद काली ने बुनियाद खोदने का विचार किया। उसके मकान की दाईं ओर बंतू का मकान था और बाईं ओर निक्कू का। काली ने जीतू की सहायता से बुनियादों के निशान लगा दिए। सबसे पहले उसने बंतू और उसके पिता चानन राम और माता ठाकुरी को बुला उनकी ओर बुनियाद के निशान दिखाए और कहने लगा, आप अपनी तसल्ली कर लें कि कहीं मैंने आपकी जगह तो नहीं घेर ली है। उन्होंने काली की बात का बहुत बुरा माना और चानन राम अपना रोष प्रकट करता हुआ बोला, तुम कौन सी मुरब्बों की तकसीम कर रहे हो जो ऐसी बात करते हो? हमें तो खुशी है कि तुम्हारी पक्की दीवार के सहारे हमारी कच्ची दीवार भी खड़ी रहेगी। काली ने लज्जित स्वर में उत्तर दिया, चाचा, कई लोग ऐतराज़ कर देते हैं। कभी कभी तो इसी बात पर झगड़ा फसाद खड़ा हो जाता है। इससे तो यही अच्छा है कि सब मामला पहले ही सुलझा लिया जाए। उनके जाने के बाद काली निक्कू के घर गया और उसे बुनियाद का निशान देखने के लिए कहा। निक्कू तो चुप रहा, लेकिन उसकी पत्नी प्रीतो काली से तीखे स्वर में बोली, काली, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे हम तेरे शरीक हैं। निक्कू भी अपनी पत्नी की बात में हाँ मिलाता हुआ सिर धुनने लगा। काली हंसी मजाक में घर से बाहर निकाल लाया और उसे बुनियाद के निशान दिखाता हुआ बोला, चाचा, देख लो, तसल्ली कर लो, निशान ठीक है ना? कोई ऐतराज़ हो तो अभी बता दो। निक्कू ने सिर हिलाकर अपनी अनुमति दे दी और वापस चला गया। उसके पीछे पीछे मंगू भी गली में आ रहा था। वह निक्कू के ही साथ उसके घर में घुस गया। यह देख काली ने सोचा कि सबसे पहले निक्कू की दीवार के साथ बुनियाद खोद ले। उसने जीतू की सहायता से काम शुरू कर दिया। अभी वह कच्चे निशानों को पक्का कर ही रहे थे कि निक्कू सिर पर चादर लपेटे और हाथ में पतली सी लाठी पकड़े काली के सामने आ खड़ा हुआ
और रौब से ललकारा, मैं यहाँ बुनियाद नहीं खोदने दूंगा, ये मेरी जगह है। काली चकित सा उसकी ओर देखता हुआ बोला, चाचा, जब मैंने तुम्हें निशान दिखाए थे तो तू चुप रहा था। अब मैंने बुनियाद खोदनी शुरू की तो सिर पर चादर बांधे झगड़ा करने आ गया है। निक्कू निशान लगी ज़मीन पर पाँव रखता हुआ कहने लगा, ये जगह मेरी है, मैं यहाँ बुनियाद नहीं खोदने दूंगा। चाचा, इस तरह शोर मचाने से क्या फ़ायदा, धीरज से बात कर, काली ने कुदाल फेंकते हुए कहा। मेरी जान चली जाए परवाह नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ बुनियाद नहीं खोदने दूंगा, निक्कू ने ज़मीन पर जोर से पाँव पटकते हुए कहा। शोर सुन कई स्त्रियाँ अपने घरों से बाहर निकल आई। कुछ काली के घर के सामने भी इकट्ठी हो गई। हुजूम के बढ़ने के साथ साथ काली की परेशानी भी बढ़ने लगी। निक्कू ने जब देखा कि गली में भीड़ इकट्ठी हो गई है तो वह लोगों की सहानुभूति पाने के लिए रूंधी हुई आवाज़ में बोला, काली के पास पैसा है और वह तगड़ा और जवान है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि गरीब और कमज़ोर पड़ोसी का हक मार ले। मैं यहीं मर जाऊंगा, लेकिन इसे अपनी जगह में बुनियाद नहीं खोदने दूंगा। काली भी गली में खड़ी स्त्रियों को संबोधित करता हुआ बोला, मैंने कच्चे निशान लगाने के बाद इसके सामने हाथ जोड़कर कहा था कि आकर निशान देख लो। यह तो चुप रहा, लेकिन चाची प्रीतो मुझे डांटने लगी कि मैं उन पर बेएतबारी कर रहा हूँ। फिर भी मैंने यहाँ लाकर निशान दिखा दिए और इसने कोई ऐतराज़ नहीं किया। अब लाठी उठा झगड़ा करने आ धमका है। निक्कू का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, चाचा, मेरी बात तो सुनो। निक्कू झटके से अपना हाथ छुड़ाता हुआ ऊंचे स्वर में बोला, जोरावर का 7-20 का 100। एक तो मेरी ज़मीन खा रहा है और ऊपर से मुझे मारने पर भी उतारू हो गया है। निक्कू अपने घुटने को इस तरह सहलाने लगा जैसे उस पर सख्त चोट लगी हो। प्रीतो अब तक चुप खड़ी थी, लेकिन निक्कू को घुटना सहलाता देख वह बहुत ही तीखे स्वर में बोली, मोए काली को नई जवानी आई है, हरेक को मारता फिरता है। फिर वह बाजू लहराती हुई बोली, मोए को प्लेग निगले, काला ताप चढ़े, दर दर का भिखारी बने। चाची ने प्रीतो की गालियाँ सुनी तो वह भी भड़क उठी। प्लेग निगले तुझे और तेरे घर वाले को और तेरे बच्चों की फौज को, जो सारा दिन घर घर के दर सूंघते फिरते हैं। ज्ञानो चाची के पास खड़ी थी, वह उसे चुप करा प्रीतो के पास चली गई और उसके मुंह के आगे हाथ रखती हुई बोली, चाची, मर्दों का झगड़ा है, तू बीच में क्यों दखल देती है? रांड, मुझे समझाने वाली तू कौन है? आई है उसके साथ हमदर्दी करने, शर्म होती तो भाई की मार को इतनी जल्दी भूलती। प्रीतो ने ज्ञानो का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहा। ज्ञानो शर्मिंदा सी पीछे हट गई। जब अधिक बोलने से प्रीतो और चाची का पसीना छूटने लगा तो काली चाची का कंधा धीरे से दबाता हुआ बोला, चाची, क्यों बोल रही हो? झगड़ा तो यूं शुरू कर दिया है जैसे यहाँ खून हो गया हो। खून कर दो, तुम्हारे सिर पर तो खून सवार है ही। पल्ले 4 पैसे क्या हो गए कि हर एक के पीछे लठ लेकर घूम रहा है। प्रीतो का क्रोध क्षण प्रतिक्षण बढ़ता जा रहा था। काली के कहने पर चाची चुप हो गई, लेकिन प्रीतो निरंतर गालियां दे रही थी। ज्ञानो ने उसे चुप कराने की कोशिश की तो प्रीतो चीखती हुई बोली, रांड याराने पाल रही है, उनकी तरफदारी तो ऐसे कर रही है जैसे मकान काली का नहीं, इसी का बन रहा हो। ज्ञानो बुदबुदाती हुई उल्टे पांव वापस आ गई। काली क्रोध से आग बबूला हो गया, लेकिन बहुत सी स्त्रियों को उपस्थित देख चुप रहा। चाची से चुप नहीं रहा गया। वह प्रीतो की ओर बढ़ती हुई बोली, पहले तू अपनी खाट के नीचे झांक कर देख, लुच्ची रांड, अपने आप को खानदानी समझती है। शोर सुन ताई निहाली भी वहाँ आ गई। जीतू को काली के पास खड़ा देख वह डर गई। वह घबराई सी जीतू के पास गई और उसका बाजू पकड़कर बोली, काका, चल यहाँ से, तू खामखा क्यों झगड़े में पड़ता है? माँ, यहाँ डांग नहीं चल रही, जा घर जाकर बैठ। जीतू ने ताई निहाली को पीछे धकेलते हुए कहा। काका, साडों की लड़ाई में तू खामखा मारा जाएगा, मुझसे थाना कचहरियाँ नहीं भुगती जाएंगी।
जीतू ने ताई निहाली की ओर घूर कर देखा और बहुत तीखे स्वर में कहा, मेरे पीछे पीछे सारा दिन घूमती रहती है, जैसे मैं 2 साल का बच्चा हूँ। जीतू ने ताई निहाली को झिड़क दिया तो वह रुंधी हुई आवाज़ में बोली, यह तो मेरी जान का दुश्मन हो गया है। ताई निहाली निराश हो चाची प्रतापी के पास आ गई और गिड़गिड़ाती हुई बोली, प्रतापिये, जीतू को तू ही समझा। प्रीतो ने निहाली और प्रतापी को इकट्ठे देखा तो जीतू को भी गालियां देती हुई बोली, रांड का पुत्र, सौदागर का घोड़ा, कभी सीधी राह पर नहीं चलते। क्या तू पहली मार भूल गया है जो इस तरह फिर अकड़ने लगा है, मुस्टंडा कहीं का। तेरी शराफत को मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ, जीतू ने बहुत क्रुद्ध स्वर में कहा। औरतों की लड़ाई में तू क्यों बोलता है, काली ने जीतू को डांट दिया। जीतू कुदाल उठा निक्कू की ओर बढ़ता हुआ बोला, इस तरह काम होने से रहा, यह तो जूते का यार है। निक्कू ने भी जीतू को ललकारा, हिम्मत है तो आगे आ, तेरे टुकड़े कर दूंगा। रांड का पुत्र, अपने आप को बड़ा लाट साहब समझता है। जीतू ने निक्कू को मोटी सी गाली दी और उसकी ओर बढ़ा, लेकिन काली ने उसे अपनी बाजुओं में जकड़ लिया। जीतू, होश कर। जीतू का ये रंग देख प्रीतो और भी ज़्यादा भड़क उठी। तेरा कुछ न रहे, रब तुम्हें चढ़ती जवानी में उठा ले, तेरी देह में कीड़े चलें। प्रीतो की गालियाँ सुन ताई निहाली भी जवाब में गालियाँ देने लगी। चाची प्रतापी भी निहाली के साथ मिल गई। प्रीतो के साथ उसकी युवा पुत्री लच्छो आ मिली। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे चारा काटने की कई मशीनें एक साथ चल रही हों। ज्ञानो सबको चुप कराने की कोशिश कर रही थी। जब वह फिर प्रीतो के पास आई तो वह उसके मुंह में हाथ देती हुई बोली, चली जा मेरे पास से, कंजरी कहीं की, अपने भाई की लाज को सबके सामने मिट्टी में मिला रही है। ज्ञानो भी भड़क उठी और उसने क्रुद्ध स्वर में कहा, चाची जबान संभाल कर बात कर। प्रीतो की ओर लपकती हुई चाची प्रतापी बोली, दुनिया में लोक लाज भी कोई चीज़ होती है, तुम में वह भी नहीं है। कुंवारी लड़की पर लाछन लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कंजरी तो है ही जो इस तरह तेरी तरफदारी कर रही है। क्या लगती है यह तेरी? प्रीतो, तुम्हें सारी दुनिया अपने जैसी नजर आती है। तूने तो हरजाई कुतिया को भी पीछे छोड़ दिया है। तू बाहर निकलती है तो 10 मर्द तेरे पीछे होते हैं। तेरी लड़की निकलती है तो 20 उसके पीछे होते हैं। अगर तू सच्ची बातें सुनना चाहती है तो आज सुन ही ले। प्रीतो चाची को मुंह चिढ़ाती हुई बोली, तू अपनी करतूतें बहुत जल्दी भूल गई है। आज वे चौधरी तुम्हें खटकने लगे हैं जिनके घर में सारा सारा दिन पड़ी रहती थी। तू तो बाजीगरों के कोठों में भी पहुंची। कह प्रीतो ने चाची को 10-20 गालियां और सुना दी। तू नत्था सिंह की जोरी, तू ऊंचे मोहल्ले वाले खड़क सिंह की रखैल, तू बाबक के लाला चमन लाल की लुगाई। तूने अपने गांव के तो क्या, आसपास के गांव के बूढ़े तक नहीं छोड़े। तुम्हें तो अब भी शर्म नहीं आती। 10 बच्चों की माँ बन गई है, लेकिन तेरा तेल, सुरमा और कंघी पट्टी अब भी छोकरियों जैसी हैं। चाची बाजू लहरा लहरा बोल रही थी और उसके मुंह से झाग बहने लगी थी। प्रीतो भी लड़ाई में अपने आप को भूल गई थी। उसका दुपट्टा सिर से खिसक कर पाँव में आ पड़ा था। कमीज़ के बटन खुल गए थे। उसके छोटे बच्चे सहमे हुए उसकी टांगों से लिपट गए थे। वे एक दूसरे को अनाप शनाप बक रही थी। गांव का कोई जाट ऐसा नहीं था जिसका जिक्र इस लड़ाई में न आया हो। काली और जीतू अपनी बल्दियत के बारे में नए नए ब्यौरे सुन शर्म के मारे ज़मीन में गड़े जा रहे थे। निक्कू भी गर्दन झुकाए ज़मीन पर बैठ गया था। काली ने जब देखा कि बात औरतों की जात से उठकर बच्चों और बड़ों तक आ पहुंची है तो वह चाची के सामने हाथ जोड़ता हुआ बोला, चाची बस कर, क्यों लोगों को तमाशा दिखा रही हो। चाची चुप होने की बजाय और भी ज़्यादा ज़ोर से बोलने लगी। उसका सांस फूल रहा था। उसने काली को एक ओर हटाते हुए कहा, काका परे हट जा, रोज़ रोज़ का कलेश अच्छा नहीं होता। आज इस रांड से फैसला करके ही रहूँगी। काली ने चाची का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। वह आग की तरह दहक रही थी।
वह उसे पकड़कर पीछे ले आया और अपने घर से दूर चौगान की ओर ले गया। चाची मुड़ मुड़ कर प्रीतो को बराबर गालियां दे रही थी। कई स्त्रियां चाची के पीछे चली गई। प्रीतो कुछ देर तक तो पूरे जोश से बोलती रही, लेकिन मुकाबले में किसी को न पाकर जोश ठंडा पड़ने लगा। काली चाची को चौगान में छोड़कर सीधा प्रीतो के पास आया और उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, चाची, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, तेरे सामने सिर झुकाकर बैठ जाता हूँ। तू मेरे सिर पर 100 जूते मार और एक गिन सारे गांव की साख मेरे सिर में डाल दो, लेकिन यह तमाशा बंद कर दो। मैं तुम्हारे पुत्र के समान हूँ, मेरे प्राण भी ले लो तो मैं उफ नहीं करूँगा। काली प्रीतो के पाँव की ओर झुका तो वह पीछे हट गई। ये क्या कर रहे हो? काली की बातों ने उसके अंदर ममता जगा दी थी। चाची, छाँव में आ जा, धूप में खड़ी होकर कैसा बुरा हाल कर लिया है। काली ने दुपट्टा उठा उसे साफ किया और प्रीतो के हाथ में थमा दिया। जीतू को काली पर क्रोध आने लगा और वह मुँह ही मुँह में बुदबुदाया, इस चुड़ैल के पाँव पड़ रहा है, कुदाल उठा इसके सिर पर नहीं मारता। उसने मुँह घृणा से दूसरी ओर फेर लिया। प्रीतो ने निक्कू की ओर देखा जो सिर लटकाए हुए खड़ा था। फिर उसका ध्यान बच्चों की ओर गया। आंसुओं से उनकी गालों पर लकीरें सी बन गई थी। काली ने आवाज़ देकर सबको अपने पास बुलाया और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, रो रो कर बेचारों के चिड़िया जैसे पतले पतले मुंह निकल आए हैं। बच्चे मासूमियत से काली की ओर देखने लगे। बच्चों का ये हुलिया देख प्रीतो का भी दिल पसीज गया और उसने सबको अपनी टांगों से चिपटा लिया। निक्कू के पास जा काली उससे हाथ जोड़ता हुआ बोला, चाचा, अपनी जिद छोड़ दो, मैं सब काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ही करूँगा। जहाँ कहोगे वहीं बुनियाद खोदूँगा और अगर कहोगे तो मकान बनाना ही बंद कर दूँगा। लोगों को बहुत तमाशा दिखा चुके हो, अब उठो यहाँ से। काली के ये शब्द निक्कू पर ठंडे पानी की धार की तरह पड़े। उसके मुंह से एक शब्द तक न निकला। काली ने दीवार की छाँव में खाट बिछा दी और निक्कू को उस पर बिठा दिया। एक बच्चे से पंखा मंगवा वह उसे हवा करने लगा। प्रीतो भी उनके पास आ गई। बच्चे भी खाट के चारों ओर जमा हो गए। काली ने सबको घड़े का ठंडा पानी पिलाया। काली ने जब देखा कि निक्कू और प्रीतो शांत हो गए हैं तो वह दोनों को पंखे से हवा करता हुआ बोला, चाचा, अब बता, तुम्हें ऐतराज़ किस बात पर है? अगर तू चाहे तो मैं एक हाथ अपनी जगह तेरी दीवार की ओर छोड़ देता हूँ, लेकिन यह सोच लो कि बरसात में दोनों दीवारें पानी भरने से बोदी हो जाएंगी और गिर जाने पर दोनों का नुकसान होगा। निक्कू ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया तो वह प्रीतो से बोला, चाची, तू ही बता दे, चाचे को शायद कुछ सूझ नहीं रहा है। मैं क्या बताऊं, मर्दों की बातों में मैं सलाह देने वाली कौन हूँ? प्रीतो ने ऐंठते हुए उत्तर दिया। काली ने निक्कू को समझाते हुए फिर कहा, चाचा, कच्ची दीवार बहुत मोटी होती हैं, पक्की दीवार तो उतनी मोटी बनेगी नहीं। तुम उठकर देख लो, मैंने तुम्हारी दीवार से मिट्टी का एक छिलका तक भी उतरने नहीं दिया है। निक्कू फिर भी चुप रहा तो काली प्रीतो की ओर मुड़ गया। चाची, तू ही चाचे से पूछकर बता दे, मेरे साथ बात करना शायद उन्हें पसंद नहीं है। प्रीतो निक्कू को डांटती हुई बोली, अब बोलता क्यों नहीं? क्या जवान गोता खा गई है? निक्कू ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसके होंठ फड़फड़ाए और उसने हारी हुई आवाज़ में कहा, मुझे पहले ऐसा लगा था कि तूने मेरी आधी दीवार काट दी है। एक बार फिर अच्छी तरह देखभाल कर अपनी तसल्ली कर लो, काली ने आग्रह किया। निक्कू चुप बैठा रहा तो काली प्रसन्नचित होकर बोला, खामखा इतना समय बर्बाद कर दिया, ना कोई बात थी और न ही उसका कोई सिर पैर। काली ने मुस्कुराते हुए प्रीतो से कहा, चाची, भला तूने मुझे इतनी गालियाँ क्यों दी? क्या तू सचमुच दिल से मेरा बुरा चाहती है? मैं तेरा बुरा क्यों चाहूँगी? तू तो मुझे अपनी औलाद से भी प्यारा है, प्रीतो ने स्निग्ध स्वर में कहा। तो फिर मुझे इतनी गालियाँ क्यों दी? तू अपने चाचे के साथ झगड़ जो रहा था। औरत को अपने मर्द का दर्द तो होता ही है। मैं भी बोल पड़ी,
मैंने चाचे से कब झगड़ा किया है? पूछ लो उससे। मैंने तो उसे ऊंचा बोल तक नहीं बोला। यह तो पिछलग्गू है, किसी ने पढ़ा सिखा दिया होगा। सिर पर चादर बांध और लाठी उठा। जब यह घर से निकला तो मैं समझी थी कि कहीं काम से जा रहा है, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ जायदाद बांटने आया है। प्रीतो करहाती हुई बोली। पता नहीं वह दिन कब आएगा जब यह भी काम पर जाएगा। कुछ समय बाद काली ने पूछा, चाची अगर कहो तो काम शुरू करूं? प्रीतो निक्कू की ओर देखने लगी। जब वह चुप रहा तो वह तीखे स्वर में बोली, तू भी मुंह से कुछ बोल। फिर उसने काली से कहा, वह तो गूंगा हो गया है। प्रीतो ने एक बार फिर निक्कू से सख्ती से पूछा तो वह कमज़ोर आवाज़ में बोला, मैं कब रोकता हूँ, तेरी जगह है, तू जैसे जी चाहे बुनियाद खोद। थोड़ी देर बाद निक्कू और प्रीतो अपने घर चले गए। काली और जीतू ने अपनी कुदालें उठा ली। जीतू अपनी कुदाल को मजबूती से थामता हुआ बोला, पहले निक्कू की दीवार के साथ बुनियाद खोद लें, इसका कोई भरोसा नहीं है। यह पल में शेर और पल में ही माशा हो जाता है। काली ने जीतू की ओर अर्थपूर्ण नज़रों से देखते हुए कहा, तू ठीक कहता है, पता नहीं फिर कब लाठी उठा आ धमके। काली और जीतू दोनों सिरों से एक दूसरे के साथ शर्त लगाकर बुनियाद खोदने में व्यस्त हो गए और प्रीतो के बच्चे मिट्टी के ढेले उठा एक और ढेर लगाने लगे। धरती धन न अपना उपन्यास का भाग नंबर 13। निक्कू और काली में सुलह सफाई की खबर सुनते ही मंगू आग बबूला हो गया। वह लाठी उठा जूता घसीटता हुआ निक्कू के घर आ गया। निक्कू सो रहा था। मंगू ने उसकी टांग झंझोड़ दी तो वह हड़बड़ा गया। वह कुछ क्षणों तक मंगू की ओर देखता रहा, फिर रूंधी हुई आवाज़ में बोला, मंगू बाजी चौपट हो गई। तेरे कहने पर मैं काम पर नहीं गया और उधर से भी कुछ ना मिला। घर में आटे की चुटकी तक नहीं है। पानी पी पी कर सबके पेट में अफारा पड़ गया है। कुत्ते की औलाद, तू उम्र भर भूखा रहेगा। तेरे जैसे आदमी को तो पानी भी नसीब नहीं होना चाहिए। मंगू ने कड़कती हुई आवाज़ में कहा। मैंने क्या नहीं किया? जिस जगह काली ने निशान लगाए थे वहाँ धरना देकर बैठा रहा, उसे गालियाँ दी और ललकारा, लेकिन वह जवाब में मेरे सामने हाथ जोड़ता रहा। वह मेरी दीवार की ओर हाथ भर ज़मीन छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया। उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तूने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। तुम्हारी जगह मैं होता तो 5-10 रुपये ज़रूर हथिया लेता। निक्कू की ओर घृणा भरी नज़रों से देखता हुआ मंगू बोला। रुपये का जिक्र सुन प्रीतो चौंक गई। उसने सोचा काली का ट्रंक रुपयों से भरा हुआ है, इसलिए प्रतापी दिन में 50 बार उसका ताला टटोलती है। वह मंगू के पास आ खड़ी हुई और निक्कू के मुंह में हाथ देती हुई बोली, इस मोए की उम्र बीत गई, लेकिन कोई भी काम करना नहीं आया। लोग बिगड़े खेल बना लेते हैं, यह बना बनाया खेल बिगाड़ देता है। मेरी तो ऐसी किस्मत फूटी है कि रंडापा भी नहीं मिलता। यह मर जाए तो घर में एक नफर तो कम हो। फिर वह मंगू की ओर मुड़ती हुई तीखे स्वर में बोली, तू भी तो इसे सलाह देकर आप चौधरी की हवेली चला गया। मंगू ने प्रीतो की ओर घूर कर देखा तो वह फिर निक्कू पर बरसने लगी। मोया उछलता बहुत है, लेकिन पानी की झाग तरह बैठ भी जल्दी जाता है। काली ने 2-4 मीठी बातें की तो यह उसकी बुनियाद तक खोदने को तैयार हो गया। यह सुन निक्कू भड़क उठा और प्रीतो की 7 पूछतों को एक ही गाली में पिरोता हुआ बोला, तू उसे पुत्र पुत्र कह रही थी, उसे छाती के साथ लगाने पर तुली हुई थी। मैं तेरी करतूतों को अच्छी तरह समझता हूँ। मंगू ने जब देखा कि वे दोनों आपस में ही उलझने लगे हैं तो वह उन्हें खामोश करता हुआ बोला, टोकरी के गिरे हुए बेरों की तरह अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आधी आधी बुनियाद खुदी है। लोग तो इमारत बन जाने पर भी झगड़ा खड़ा कर देते हैं। दोपहर के बाद जब काली काम शुरू करने के लिए आए तो तुम पहले ही उस जगह पर खाट बिछा कर बैठ जाना, बाद में मैं अपने आप संभाल लूँगा। निक्कू की प्रतिक्रिया जानने के लिए मंगू उसकी ओर देखने लगा। निक्कू खामोश था। काली के साथ झगड़े का ख्याल आता तो उसका दिल दहल जाता।
लेकिन जब रुपयों की ओर ध्यान जाता तो उसकी हिम्मत बंध जाती। निक्कू को असमंजस में देख मंगू उसको कंधे से झंझोड़ता हुआ बोला, तू मर्द है, मर्दों जैसा काम कर। यह तो सिर्फ बच्चों की पलटन तैयार करने के लिए ही मर्द है, बाकी यह तिनका भी तोड़ता है तो बाहें दर्द करने लगती हैं। प्रीतो ने निक्कू को मुंह चिढ़ाते हुए कहा। निक्कू ने घूर कर प्रीतो की ओर देखा और हकलाता हुआ बोला, तू कहता है तो एक बार फिर कर देखता हूँ, लेकिन तुम वहीं रहना। अगर तुमने मैदान मार लिया तो रात को दारू पिलाऊंगा। शराब का नाम सुनकर निक्कू का हौसला कुछ बुलंद हुआ और वह खाट से उठता हुआ विश्वास भरे स्वर में बोला, अगर शाम तक खुदी हुई बुनियाद भी मिट्टी से न भर दी तो मेरे मुंह पर थूक देना। मंगू के सामने ही निक्कू सिर पर चादर लपेटने लगा तो वह खुश हो गया और बार बार खखारता हुआ बदमस्त सांड की तरह गली में आ गया। दिन ढले जीतू को साथ ले काली बुनियाद खोदने के लिए आया तो निक्कू पहले से ही सिर पर चादर बांधे और हाथ में लाठी पकड़े हुए वहाँ बैठा था। यह देख काली का माथा ठनका, लेकिन वह मुस्कुराता हुआ नम्र स्वर में बोला, चाचा धूप में क्यों बैठा है, उठ तुम्हारी खाट छाँव में बिछा देता हूँ। उसके नम्र शब्दों से निक्कू का दृढ़ निश्चय कमज़ोर पड़ने लगा, लेकिन रुपयों और शराब का ख्याल आते ही उसकी फिर से हिम्मत बंध गई और उसने तीखे स्वर में कहा, सवेरे तुमने धोखे से आधी बुनियाद खोद ली है, अब आगे नहीं खोदने दूंगा। जीतू भी काली के पास आ गया और उसे कंधे से झकझोरते हुए पूछा, चाचा निक्कू क्या कह रहा है। काली ने बताया तो उसने हंसते हुए निक्कू से कहा, चाचा बेवक्त का ठट्ठा अच्छा नहीं होता, उठ काम करने दे। निक्कू ने जीतू को मोटी सी गाली दी, चला जा यहाँ से कंजर की औलाद, मेरे मुंह लगा तो ज़मीन में जिंदा गाड़ दूंगा। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। काली से बोला, निक्कू चौधरी से तू आप ही बात कर, मुझे तो ज़मीन में जिंदा गाड़ देने की धमकी दे रहा है। काली ने निक्कू के पास जाकर बहुत गंभीर स्वर में कहा, चाचा क्यों समय बर्बाद कर रहा है, चल उठ यहाँ से, मैं तुम्हारी तरफ आधा हाथ ज़मीन छोड़ दूंगा। तू जगह छोड़ने वाला कौन है, तेरी हैसियत ही क्या है, बात तो ऐसे करता है जैसे मरब्बों का मालिक हो। निक्कू ने काली की खिल्ली उड़ाते हुए कहा, चाचा इस तरह तो वे लोग भी झगड़ा नहीं करते जिन्हें सचमुच मरब्बे बांटने होते हैं। अगर तुम्हें शक है कि मैं तुम्हारी ज़मीन दबा रहा हूँ तो मोहल्ले की पंचायत बुलाकर फैसला करा लो। मैं किसी पंचायत को नहीं जानता, एक तो मेरी ज़मीन खा रहा है और ऊपर से धौंस दे रहा है, निक्कू ने ऊंचे स्वर में कहा। उसकी आवाज़ सुन अपने दरवाजे की ओट में खड़ी प्रीतो बाहर निकल आई और झोली फैला काली का शापा करने लगी। चौगान में बेरी के नीचे बैठी चाची प्रतापी को खबर मिली तो वह प्रीतो के सारे कुटुंब को गालियां देती हुई वहां आ गई। दोनों के बीच लड़ाई घास में लगी आग की तरह भड़कने लगी और पल भर में सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मर्द तकिए से दौड़कर वहां पहुंच गए। निक्कू को खाट से उठाने की कोशिश करता हुआ काली बोला, चाचा तू यहाँ से उठ तो सही, मैं अभी तेरे साथ फैसला करता हूँ। अब यहाँ से मेरी लाश ही उठेगी। निक्कू ने उसका हाथ झटकते हुए सख्त लहजे में कहा। चाचा लाश उठे तेरे दुश्मनों की। काली उसे फिर उठाने की कोशिश करने लगा तो निक्कू चारपाई के साथ पहले से भी ज़्यादा सट कर बैठ गया। काली ने जब देखा कि निक्कू झगड़े पर उतारू है तो वह क्रुद्ध स्वर में बोला, जा अपने वकील को भी बुला ला ताकि मैं दोनों से एक साथ ही बात कर लूँ। काली की इस बात पर लोगों की भीड़ में जोर का ठहाका गूंज गया। इतनी देर में बाबा फत्तू भी वहाँ पहुँच गया और निक्कू की खाट पर बैठता हुआ बोला, निक्कू अब तू बच्चा नहीं है, कल को तेरी लड़की की शादी हो जाए तो साल 2 साल में तू धोते धोती वाला हो जाएगा। अक्ल से काम ले, झगड़े फसाद में क्या रखा है। तू कौन है मेरे मामले में दखल देने वाला। बूढ़ा मरघट तक पहुँच गया है लेकिन चौधर से बाज नहीं आता। निक्कू ने बाबे फत्तू को खाट से धक्का देते हुए कहा। वह गिरने लगा लेकिन पास खड़े बंतू ने उसे संभाल लिया। मर्द की जुबान कोई चीज़ होती है। सवेरे अच्छा भला मान गया था, अब फिर मुकर रहा है, यह तो जूते का यार है, बंतू ने टोकरा फेंकते हुए कहा।
कई लोगों ने उसका समर्थन किया। वहाँ मौजूद लोगों को अपने विरुद्ध देख निक्कू घबरा गया, लेकिन प्रीतो उसे हौसला देने के लिए गोद के बच्चे के मुंह से पिस्तान छुड़ाकर बाजू लहराती हुई गालियां देने लगी। जब बाबा फत्तू जमाने को कोसता हुआ वहाँ से जाने लगा तो निक्कू के पास जाकर जीतू बोला, चाचा भलमानसी से उठ जा, वरना मैं खाट समेत तुम्हें गली में फेंक दूंगा। निक्कू ने गाली देते हुए जीतू की ओर लाठी उठाई, लेकिन काली ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया और उसके हाथ से खींच एक और फेंक दिया। चाचा तू एक झापड़ की मार नहीं है, मैं जितनी नरमी दिखा रहा हूँ तो उतना ही सिर पर चढ़ता जा रहा है। काली की लाल आंखें देख निक्कू ने नज़रें नीचे झुका ली और मन ही मन में कांपने लगा, लेकिन मंगू की आवाज़ सुन उसे हौसला हुआ और वह छाती तानकर रोब से बोला, मैं अपनी जगह में बैठा हूँ, मुझे उठाने वाला तू कौन है? काली निक्कू की ओर बढ़ने लगा तो मंगू ने उसे ललकारते हुए कहा, खबरदार जो चाचे निक्कू की ओर कदम बढ़ाया। फिर वह उपस्थित लोगों को संबोधित करता हुआ बोला, निक्कू को कमज़ोर जानकर हर कोई उस पर दोष जमा रहा है। मंगू की शह पाकर निक्कू भी शेर हो गया और खाट पर खड़ा हो उसने चारों ओर देखते हुए ललकारा, अगर कोई इस तरह कुदाल लेकर आया तो गर्दन तोड़ दूंगा। प्रीतो भी निक्कू के पास आ गई और गोद में रो रहे बच्चे को चुप कराने के लिए उसके मुंह में पिस्तान देती हुई बोली, अगर किसी ने हमारी जगह की ओर देखा तो खून पी जाऊंगी। काली ने जब देखा कि बात हद से बढ़ती जा रही है तो वह कुदाल फेंककर निक्कू के पास आ गया। चाचा तू किसी की शह पर क्यों झगड़ा कर रहा है, अपना भला बुरा आप सोच। जीतू ने भी निक्कू को यही सलाह दी तो मंगू ने उसे डांट दिया, तू कौन है बीच में बोलने वाला, बड़ा पंच बना फिरता है। माँ सारा दिन दर दर से भीख मांगती है और बेटा लोगों को शिक्षा सम्मति दे रहा है। शिक्षा मतलब सम्मति, बुद्धि। तू कहाँ का पंच है, सारा दिन चौधरी के जूते चाटता है और यहाँ आकर रोब गांठता है। क्या पिछली मार भूल गया जो फिर उछलने लगा है? जीतू ने मंगू का मुंह चिढ़ाते हुए कहा। मंगू गालियाँ देता हुआ लाठी उठा जीतू की ओर बढ़ा, लेकिन काली दोनों के बीच में आ गया और मंगू के सामने छाती तानकर खड़ा हो गया। देखो झगड़ा मेरे और निक्कू के बीच में है, अगर तू दखल देगा तो बाकी लोग भी ऐसा करेंगे। हर जगह चौधर अच्छी नहीं होती, चौधर वही करता है जिसे ढंग आता है। मैं देखूंगा निक्कू की जगह में तू कैसे बुनियाद खोदता है। मैं खोदूंगा, कह काली ने कुदाल उठा ली। निक्कू ने उसे अपनी ओर आते देखा तो उसका दिल दहल गया और वह खाट से उठकर एक ओर जा खड़ा हुआ। काली ने खाट को घसीटकर बुनियाद से परे हटा दिया और हाथों पर थूक मलने लगा ताकि कुदाल के दस्ते पर पकड़ मजबूत रहे। निक्कू की ओर देखता हुआ मंगू ऊंचे स्वर में बोला, देख क्या रहा है, आगे बढ़कर उसे रोक दे। निक्कू अपनी जगह पर ही खड़ा रहा तो मंगू ने उसे काली की ओर धकेल दिया। काली ने उसे बाजू से पकड़ पीछे कर दिया। मंगू ने एक बार फिर उसे काली की ओर धक्का दिया तो निक्कू अपने आप को संभाल न सका और लड़खड़ाता हुआ पक्की ईंटों के ढेर से जा टकराया। उसने ज़ोर से चीख मारी, हाय मैं मर गया। लोगों ने आगे बढ़कर निक्कू को उठाया तो उसके माथे से खून बह रहा था। उसको जख्मी देख सब सहम गए और धीरे धीरे खिसकने का यत्न करने लगे। प्रीतो अपनी छाती पीटती हुई विलाप करने लगी। माँ को रोता देख बच्चे भी बिलखने लगे। काली ने कुदाल फेंक दी और निक्कू को वहाँ से उठा खाट पर लिटा दिया। वह निढाल था और उसके चेहरे पर पीलाहट छा गई थी। मंगू अपनी लाठी पटकता हुआ बोला, अब यहाँ से भागने की कोशिश ना करना, मैं तुम्हें हथकड़ी लगवा कर ही दम लूँगा। कहता हुआ वह वहाँ से दौड़ गया। काली ने सरसों के तेल में हल्दी मिलाई और निक्कू के माथे पर लेप करके पट्टी बांध दी। उसके मुंह में पानी डाला। वह इर्द गिर्द मर्दों, औरतों और बच्चों को पीछे हटाता हुआ निक्कू को पंखा करने लगा। उसके सिरहाने बैठी प्रीतो कभी छाती पीटने लगती और कभी माथा। जब किसी ने कहा कि मंगू थाने बुलाने गया है तो चाची का दिल घटने लगा और वह बेहोश हो गई।
ज्ञानो ने मुंह में पानी डालकर नाक बंद करके उसकी गश्त तोड़ी। चाची ने आंखें खोल दी और दहाड़ मारती हुई बोली, हाय, मेरे काली को अब थाना पकड़ कर ले जाएगा। वह फिर बेहोश हो गई। उसका रंग हल्दी सा पीला पड़ गया और होंठ ऐसे बंद हो गए जैसे आपस में जुड़ गए हों। निक्कू की कराहें, प्रीतों का विलाप, चाची की बेहोशी और काली की घबराहट देख ज्ञानों की आंखों में आंसू आ गए और उसके होठों से मंगू के लिए बद्दुआ निकली। काली कभी चाची को हौसला देता और कभी निक्कू का हाल पूछता। चौधरी हरनाम सिंह की हवेली को जाते हुए मंगू ने छज्जू शाह को भी खबर कर दी। उसने रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति को बताया कि काली ने निक्कू को मार दिया है, उसका खून कर दिया है। जिसने भी सुना वह अपने सब काम छोड़ चमादड़ी की ओर भाग गया। थोड़े ही समय के बाद मंगू वापस आ गया और उपस्थित लोगों को ललकारता हुआ बोला, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, पंचायत आने वाली है। मंगू बड़ों को गालियाँ देता और बच्चों को डांटता हुआ पीछे हटाने लगा। वह काली का नाम लिए बिना उसे बहुत ऊंची आवाज़ में धमकियाँ दे रहा था, लेकिन काली इनको अनसुना करता हुआ निक्कू को पंखे से हवा करता रहा। मंगू ने जब चौधरी हरनाम सिंह और छज्जू शाह को गली में आता देखा तो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, चुप हो जाओ, चौधरी जी आ रहे हैं। चौधरी हरनाम सिंह और छज्जू शाह के पहुंचने पर काली पंखा छोड़ एक तरफ हट गया। चौधरी हरनाम सिंह ने निक्कू के माथे पर पट्टी और उसके ऊपर तेल मिले खून का धब्बा देख काली की ओर यूं नज़रें उठाई जैसे उसे भस्म कर देना चाहता हो। जब से तू गांव में आया है, चमादड़ी की शरारत बहुत बढ़ गई है। पहले यही मोहल्ला था और यही लोग थे, इनमें से कोई भी कान में डालने पर भी नहीं चुभता था। लेकिन जिस दिन से तूने यहाँ कदम रखा है, रोज़ दंगा फसाद होने लगा है। कभी किसी को मारता है, कभी किसी का सिर फोड़ता है। काली ने चौधरी की ओर भरपूर नज़रों से देखा और दृढ़ स्वर में बोला, शरारत पहले भी होती थी, लेकिन लोग चुपचाप सहन कर लेते थे। मैं उस समय चुप नहीं रह सकता जब पानी सिर से गुजरने लगता है। यह सुन चौधरी को बहुत क्रोध आया, लेकिन छज्जू शाह उसका हाथ दबाता हुआ बोला, कालीदास, बात क्या हुई है? निक्कू का सिर कैसे फट गया? काली उत्तर देने लगा तो मंगू बीच में ही बोल पड़ा। छज्जू शाह ने उसे झिड़क दिया, चुप रह, पहले उसकी बात सुनने दे, बाद में तू भी अपनी सुना लेना। काली ने पूरी कहानी सुनाई तो चौधरी ने घृणा भरे स्वर में कहा, इन कमीनों के दिमाग में ज़रूर कोई कीड़ा होगा जो उस ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं जिस पर इनका हक नहीं है। आदमी जायदाद के लिए झगड़ा करे तो कोई बात भी है। चौधरी जी, काली अपने आप को पूरे गांव का मालिक समझता है, मंगू ने आगे बढ़ते हुए कहा। काली उत्तेजित स्वर में बोला, मैं तो ज़मीन के इस टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ। तू पूरे मलबे का भी मालिक नहीं है, यह मिट्टी गांव के छप्पड़ की है। चौधरी का क्रोध बढ़ने लगा तो छज्जू शाह ने उसका हाथ फिर दबा दिया और बोला, काली, अगर निक्कू झगड़े पर उतारू था तो तू चौधरी के पास जाता, अपने आप ज़बरदस्ती फैसला करने की क्यों कोशिश की? शाहजी, सवेरे यह बिल्कुल मान गया था, जिससे जी चाहे पूछ भी लो। सच पूछो तो यह सारी शरारत मंगू की है। इसी ने निक्कू को उकसाया, भड़काया और झगड़ा खड़ा कर दिया। फिर उसे ईंटों के ढेर पर धक्का दे उसका सिर फोड़ दिया। यह झूठ है। निक्कू को गरीब और कमज़ोर समझकर यह उसका हक मार रहा था। मंगू ने सफाई पेश की, इस मोहल्ले में सभी गरीब हैं, मेरे पास कौन से हल चलते हैं? काली ने कहा। मंगू बहुत ऊंची आवाज़ में उत्तर देने लगा तो छज्जू शाह अपने कानों पर हाथ रखता हुआ बोला, मंगू, आहिस्ता बोल, यहाँ सब कानों वाले खड़े हैं। फिर उसने चौधरी से कहा, निक्कू भी सिर फिरा है, अपना नफ़ा नुकसान आप नहीं सोचता। निक्कू खाट पर पड़ा कराह रहा था। उसे विश्वास हो रहा था कि काली से उसे फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। लेटे लेटे उसने चौधरी के पाँव की ओर झुकते हुए कहा, चौधरी जी, मैं मर गया, मेरा सिर फोड़ दिया। प्रीतो सब बच्चों को चौधरी के सामने खड़ा करके विलाप करने लगी। अगर मेरे चमार को कुछ हो गया तो इन छोटे छोटे बच्चों का क्या बनेगा? चौधरी हरनाम सिंह चुप रहा।
उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे सारे मामले में काली का बहुत कम कसूर नजर आ रहा था। वह वहाँ से चला जाना चाहता था, लेकिन कोई फैसला किए बिना जाना असंभव था। वह बेजारी से बोला, शाह, इन कमीनों को कैसे समझाया जाए कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। छज्जू शाह ने बाबे फत्तू को देख कहा, तू मोहल्ले का बुजुर्ग है, तू ही इन्हें अक्ल दिया कर। बाबे फत्तू ने अपने हाथ की पतली सी लाठी ज़मीन पर रख दी और कानों को छूता हुआ बोला, शाहजी, निक्कू को तो रब भी नहीं समझा सकता। मैंने इसे समझाना चाहा तो पंजे झाड़कर मेरे ही पीछे पड़ गया। बाकी रहा मंगू, वह मेरे साथ ऐसे बात करता है जैसे मैं 6 साल का छोकरा हूँ। इस मोहल्ले में शराफत नहीं रही। यहाँ अब लुच्चा लंडा चौधरी और रंडीरन प्रधान हैं। बाबा फत्तू अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि गली के मोड़ पर किसी के गालियाँ देने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को पहचान छज्जू शाह मुस्कुराता हुआ बोला, धड़म चौधरी आ रहा है, चलो हम चलें, मुंसिफ आ गया है। चौधरी हरनाम सिंह ने कहा। एक पतला लंबा सा व्यक्ति हाथ में लाठी पकड़े वहाँ पहुँचा तो लोगों ने तुरंत रास्ता दे दिया। उसने कमर के गिर्द गज भर साफा लपेट रखा था और सिर पर सफ़ेद पगड़ी बांध रखी थी। धड़म चौधरी का असली नाम नत्था सिंह है, क्योंकि वह हर आदमी के काम में हस्तक्षेप करना अपना धर्म समझता है, इसलिए लोग उसे प्राय धड़म चौधरी के नाम से पुकारते हैं। वह अपनी सब ज़मीन बेचकर खा चुका है। उसकी पत्नी विवाह के 2 साल बाद बे औलाद ही मर गई थी। नत्था सिंह को कानून और कचहरी दोनों का बहुत शौक़ है। काम हो या ना हो, वह हर दूसरे तीसरे दिन कचहरी ज़रूर जाता है। झूठी सच्ची गवाहियाँ देकर अपनी गुजर बसर कर रहा है। सब लोग उससे डरते हैं, क्योंकि वह मुँह फट है और बुरी से बुरी बात कहने में भी कभी संकोच नहीं करता। वह बूढ़ों में बैठता है और जवानों में भी, चौधरियों में भी और कमीनों में भी, इसलिए गांव के बारे में सबसे ज़्यादा खबर उसे ही रहती है। धड़म चौधरी को देखते ही प्रीतो दोहत्थड़ मारकर रो पड़ी, चौधरी, मेरे चमार को काली ने मार दिया। कौन काली? धड़म चौधरी ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। माखे का लड़का, एक आवाज़ आई। धड़म चौधरी के जहन में एक तस्वीर उभरी और उसकी जगह एक दूसरी तस्वीर ने ले ली। वह काली को पहचानता हुआ बोला, क्यों, तूने ही इसका सिर फोड़ा है? उसने निक्कू की ओर संकेत करते हुए पूछा। फिर चेतावनी देता हुआ बोला, पता है इसमें दफ़ा 303 लगती है, बहुत बड़ा जुर्म है, उम्र कैद हो सकती है। यह सुन वहाँ खड़े लोगों के दिल दहल गए। धड़म चौधरी की कानून की सूझबूझ से किसी को इनकार नहीं था। वह बड़े वकीलों के कान कतरता था। वह फिर बोला, कैद भी बामशक्कत, जेल में लोहे की चक्की पीसनी पड़ेगी। यह सुन ज्ञानों का सांस जहाँ था वहाँ रह गया। वह ऊंची आवाज़ में बोली, निक्कू का सिर काली ने नहीं, मंगू ने फोड़ा है। इस आवाज़ को पहचानने के लिए कई लोगों की नज़रें औरतों के जमघट की ओर उठ गई। धड़म चौधरी ने आंखें नचाते हुए कहा, यह बयान तो मौका-ए गवाह का मालूम पड़ता है। फिर उसने मंगू की ओर देखते हुए पूछा, तूने इसका सिर क्यों फोड़ा है? मैंने नहीं फोड़ा, इसका सिर फोड़ने वाला उधर थानेदार की तरह छाती ताने खड़ा है, मंगू ने काली की ओर इशारा करते हुए कहा। धड़म चौधरी को सारा किस्सा बताने के लिए छज्जू शाह ने बताना शुरू किया। चौधरी नत्था सिंह, बात यूँ हुई कि चुप रह, बड़ा सफ़ेद पोश बना फिरता है। धड़म चौधरी ने छज्जू शाह को झिड़क दिया। पहले मुझे दोनों फरीकों की बात सुनने दो। छज्जू शाह अपनी झेप मिटाने के लिए फिर बोला, चौधरी नत्था सिंह, मैं इनसे यही कह रहा था कि सुलह सफाई से काम लो। गलत बात है, सुलह सफाई से नहीं, कानून से काम लेना चाहिए। वह छज्जू शाह की ओर घूर कर देखता हुआ बोला। छज्जू शाह ने चौधरी हरनाम सिंह का हाथ पकड़ते हुए कहा, चौधरी जी चलो चलें, चौधरी नत्था सिंह आ गया है, वह इनका फैसला करा देगा, हम चलते हैं। उनके जाने के बाद धड़म चौधरी ने ज़मीन पर जोर से थूका और निक्कू की ओर देखते हुए पूछा, तू उसे बुनियाद खोदने से क्यों रोक रहा था?
चौधरी, यह मेरी ज़मीन दबा रहा था, निक्कू ने रुंधी हुई आवाज़ में कहा। ज़मीन दबा रहा था तो पटवारी के पास जाता, वह माप कर तेरी ज़मीन निकाल देता। सिर पर चादर बांधकर झगड़ा करने क्यों आया? बुलवा दूं पटवारी को? मेरे पास पटवारी की फीस के पैसे नहीं हैं। निक्कू ने सारा खेल चौपट होता देख बवेला करना शुरू कर दिया। फीस मैं दे दूंगा, एक बार फैसला तो हो जाएगा, काली ने धड़म चौधरी की तरफ देखते हुए कहा। वह 2 रुपये लेगा, उसने काली को ध्यान से देखते हुए कहा, जैसे उसकी हैसियत का अंदाज़ा लगा रहा हो। कुछ क्षण चुप रहने के बाद वह फिर बोला, वैसे तो इस काम की कोई फीस नहीं है, लेकिन अगर फीस न दो तो पटवारी को कभी ज़रीब नहीं मिलती और कभी गांव का नक्शा खो जाता है। काली ने हाँ में सिर हिलाया तो धड़ाम चौधरी ने जीतू को बुलाकर रोब से कहा, दौड़कर पटवारी को बुला लाओ, मेरा नाम लेना। हाँ, उसे कह देना कि ज़रीब और गांव का नक्शा साथ लेता आए। सब लोगों को पता था कि पटवारी इस काम का 1 रुपया लेता है, लेकिन धड़ाम चौधरी ने 2 रुपया कहकर अपना रुपया भी पक्का कर लिया था। जीतू के जाने के बाद उसने काली को कानून समझाया, फिर वह कभी निक्कू को गालियां देना शुरू कर देता और फिर किसी से मजाक करने लगता। उसकी बातों पर लोग हंस रहे थे और तनाव तेजी से कम हो रहा था। जीतू को अकेला ही आते देख धड़म चौधरी ने उत्सुकता से पूछा, पटवारी कहाँ है? चौधरी जी, वह तो मिला नहीं, उसकी चौकी पर भी ताला लगा हुआ है। लीलो रांड के चौबारे में बैठा होगा, दौड़कर बुला लाओ। फिर वह पटवारी को गाली देता हुआ बोला, साले से लीलो की ही गिरदावरी खत्म नहीं होती। गांव का पटवार कैसे करेगा? बुरे कामों से हटता नहीं और फिर ताकत के लिए कुश्ते खाता है। औरतों ने शर्म के मारे मुंह परे कर लिए और मर्द हंसने लगे तो धड़म चौधरी भी हंसने लगा और आंखें झपकाता हुआ बोला, आदमी होशियार है, इस सफाई से गिरदावरी करता है कि किसी को कानों कान खबर नहीं होती। लेकिन मेरे से कोई बात छिपी नहीं रहती, मैं तो उड़ती चिड़िया के भी पर गिन लेता हूँ। धड़म चौधरी लोगों का मन बहलाने में व्यस्त था कि जीतू ज़रीब लेकर आ गया और उसे ज़मीन पर फेंकता हुआ बोला, पटवारी जी आ रहे हैं। जीतू ये सूचना पूरी तरह दे भी नहीं पाया था कि नाक को दबाता और धोती को संभालता हुआ पटवारी वहाँ आ पहुँचा। धड़म चौधरी उसे देखते ही ऊंचे स्वर में बोला, यहाँ लोग एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं और तू उधर चौबारे में बैठा टांगों पर मालिश करवा रहा है। गांव के नक्शे में चमादड़ी के माखे के पुत्र काली के मकान का निशान देखकर उसका रकबा निकाल दे। पटवारी ने नक्शे में काली के मकान का निशान और रकबा देखा और जरीब से मापकर बोला, काली की ज़मीन निक्कू की ओर आधा हाथ निकलती है। यह सुन धड़म चौधरी भड़क उठा और निक्कू को मोटी सी गाली दे कहा, देखा तेरे बाप की, तेरी तरफ आधा ज़मीन निकलती है। अगर वह कचहरी में मुकदमा दायर कर दे तो तू अंदर हो जाएगा। बड़ा सुरमा बना फिरता है, सिर पर चादर बांधकर लड़ाई करने निकला है। फिर वह काली से बोला, इसकी दीवार आध हाथ चौड़ाई तक गिरा दो, अगर यह झगड़ा करे तो मार मार कर इसकी हड्डियाँ तोड़ देना। काली ने जेब से 2 रुपये निकाले जो धड़म चौधरी ने आगे बढ़ उसके हाथ से ले लिए। उसने निक्कू की दीवार गिरा देने की एक बार फिर ताकीद की और पटवारी को साथ ले वहाँ से चला गया। मंगू पहले ही खिसक गया था। निक्कू भी कहराता हुआ उठ गया। प्रीतो बच्चों को घसीटती हुई उसके पीछे पीछे चल दी। धीरे धीरे बाकी लोग भी खिसकने लगे। सूर्यास्त तक वहाँ केवल काली और चाची रह गए थे। वह उदास सा चाची के पास जा बैठा। चाची की उखड़ी हुई सांस देख उसकी उदासी और भी घनी होने लगी तो वह बुनियाद खोदने लगा। जब इस काम में दिल नहीं लगा तो वह चाची से परे हटकर ज़मीन पर ही बैठ गया। उसे बार बार ख्याल आ रहा था कि वह किन अरमानों से गांव आया था। उसका जी चाहा कि वह वापस चला जाए, गांव से इतनी दूर कि वापस आने का ख्याल बस तड़प बनकर रह जाए।